सफलता हमारे अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमारे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 साइंस से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, धातु और अधातु में अंतर। देखिए स्टूडेंट्स, धातु होते हैं, जो धातु होते हैं, एक मिनट, एक तरफ धातु लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए अधातु। जैसा कि हमें पता है, धातु कठोर होती है, विद्युत की धातु कठोर होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, चमकीली होती है, तथा जो अधातु होती है वो कठोर नहीं होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। अब देखिए, जो धातु है उसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है तथा अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। अब धातु है, जैसा कि हमने जाना धातु के बारे में, धातुएं कठोर होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और धातु के गलनांक तथा क्वथनांक का मान उच्च होता है। और उसी प्रकार हमने अधातु में भी अंतर स्थापित करा। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है तथा अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। देखिए नेक्स्ट, धातुओं में आघात वर्ध्यता, का गुण पाया जाता है, यानी इन्हें चोट करने पर, आघात पहुंचाने पर आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार तन्यता का गुण भी पाया जाता है। और सबसे आघात वर्ध्य धातु वो होती है आयरन, जिसे हम Fe के नाम से भी जानते हैं। तथा जो तन्यता के गुण से परिपूर्ण है वो धातु है हमारी सोना, जिसे हम ओरम भी कहते हैं। यानी धातुओं के पतले तार खींचे जाते हैं, इसे हम तन्यता कहते हैं। अब देखिए, ये दो गुण अधातु में नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अंतर। देखिए, धातुओं में एक अपवाद है जो है मरकरी, जिसे हम Hg भी कहते हैं। ये 80 नंबर पर आती है। इसे हम मरकरी, पारा के नाम से भी जानते हैं। ये धातु में अपवाद है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसी प्रकार अधातु में भी एक अपवाद है जो है ब्रोमीन। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है धातुएं सभी होती हैं इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और इसमें भी एक अपवाद है धातुओं में भी, जो है सीजियम और गैलियम। इनका क्वथनांक तथा गलनांक क्या होता है? निम्न होता है, और सभी धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। तो ये थे धातु और अधातु में अंतर। देखिए फिर से, धातुएं कठोर होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। सीजियम और गैलियम को छोड़कर ये अपवाद पाए जाते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। और सभी धातुएं कठोर होती हैं, और पारा एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, इसे Hg के नाम से लिखते हैं, और ये 80 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में। अब देखिए अधातु और धातु में आघात वर्ध्यता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे आघात वर्ध्य धातु ये है आयरन, यानी धातुओं को पीटकर उन्हें पतले चादर के रूप में फैलाने की क्रिया आघात वर्ध्यता कहलाती है। अब देखिए, तन्यता का गुण पाया जाता है ओरम में, जिसे हम सोना भी कहते हैं। यानी धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया, यानी हम धातुओं के पतले तार बनाए, इसे हम तन्यता कहते हैं। ये गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उपधातु वो होती हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं।
अब मैंने आपको बताया अधातु में एक अपवाद है जो है ब्रोमियम, जिसे हम Br से दर्शाते हैं। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया Hg, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, इसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, हम इसे पारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसा कि हमें पता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमियम, जिसे हम Br के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, या क्वथनांक भी कर लीजिएगा। वह धातु बताइए जिसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया सीजियम और गैलियम, ये अपवाद है। देखिए सभी धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सीजियम और गैलियम को छोड़कर, क्योंकि सीजियम और गैलियम के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका चित्र देखेंगे। देखिए ये चित्र आपको नजर आ रहा होगा, यह है प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र। देखिए यहाँ पे हाथ है और ये किसको टच कर रहा है, एक गर्म वस्तु को छू रहा है, और जैसे इस गर्म वस्तु को छुएगा उसे गर्म का अनुभव होगा तथा वो वहां से अपने हाथ को हटा लेगा। यही क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये अनेक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे अब यहाँ देखो गर्म का अनुभव हुआ तो ये तुरंत हमारे मस्तिष्क तक जाएंगे और सूचना पहुँचाएंगे कि हाथ हटाओ वहाँ से, आपको गर्म लग रहा है, तो ये तुरंत हाथ वहाँ से हट जाएगा। यही क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये बहुत ही कम समय में, सेकंडों में ये कार्य होता है। देखिए फिर से, जैसे ही हमें, देखिए इसको समझेगी कैसे, एग्जाम में आए तो आपको, अगर आपको ये भी याद नहीं है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, आपको क्या करना है, इसके बारे में अगर लिखा जाए प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार से होती है, रिलेटेड आपको जैसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे भी आपको आंसर आता है, आपको लिखना है। देखिए जैसे आप इसे कैसे डिफाइन करोगे, जब हम अपने हाथ को किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तथा उसे छूते ही हम तुरंत हटा लेते हैं, क्योंकि हमें एक गर्म का अनुभव होता है, यानी ऊष्मा का अनुभव होता है, यानी चटका सा लगता है, ठीक है, ऊष्मा का अनुभव होता है। हमारे रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ये तुरंत हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाते हैं कि आपको गर्म लग रहा है, तो हम वहाँ से अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। यही क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीवीसी का फुल फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली वाइनिल, एक मिनट रुकिए, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पिछली बार सीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, अब सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने आपको एड्स का फुल फॉर्म भी करवाया था, वो था एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी का फुल फॉर्म भी कराया था, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए एंटासिड, अब एंटासिड क्या होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए MgOH का होल ट्वाइस, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हम एंटासिड के रूप में भी प्रयोग करते हैं जब हमारे पेट की अम्लता बढ़ जाती है। इसे हम दूर करने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं और क्षार के रूप में लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम MgOH का होल ट्वाइस के रूप में लिखते हैं।
इसे हम एंटासिड भी कहते हैं। जैसे हम लेंगे तो हमारे क्या होगा, पेट की अम्लता दूर हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी जिसमें क्या था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। देखिए, रुकिएगा एक मिनट। देखिए, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा, लवण और जल। लवण और जल यानी हमारे पेट में क्या बढ़ रही, अम्ल की मात्रा, और इसे कम करने के लिए हमने क्षार लिया, तो कैसा विलयन प्राप्त हुआ, उदासीन। जब अम्ल बढ़ जाती है तो हम क्या लेंगे, क्षार। इससे हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाती है तथा इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस के द्वारा यह लिखते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संतरे, आंवले, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, संतरा, आंवला, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब देखिए, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इमली में टार्टरिक हो गया, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। एक मिनट रुकिएगा। मैथेनोइक अम्ल चींटी के डंक और नेटल के डंक में पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट। खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। एक मिनट, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। देखिए, संतरा, आंवला, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक और नेटल के डंक में पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल, खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, कैल्सीफेलोर की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से होते हैं रिकेट्स, जिसे हम अस्थि भंगुरता के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी, इसके हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। अब देखिए, हो गया, इसकी कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से होता है प्रजनन क्षमता में कमी। अब देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से होता है, यानी इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, विटामिन बी जितने भी हैं उनको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके विटामिन की आप क्लासेस देख सकते हैं। अब इसका ट्रिक था रा, था से हो जाएगा थायमीन, रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, निया से हो जाएगा नियासिन, थारा निया पेंट, पाई बाया फुल साइन। ये क्या है, इसकी ट्रिक है याद करने की। था से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, निया से नियासिन, निया पेंट से पेंटाथोनिक अम्ल, पाई से हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, पाई बाया से हो जाएगा बायोटीन, थारा निया पेंट पाई बाया फुल से हो जाएगा फॉलिक अम्ल,
और थारानिया पेंट पाई बाया फुल साइन, साइन से हो जाएगा साइनो कोबैलेमिन, और साइन कैसे लिखते हैं, एस से, तो एस से हो जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम। अब देखिए विटामिन बी होते कितने हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 तथा विटामिन B12। अब देखिए विटामिन B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो है RH-D कारक। RH-D कारक सबसे महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जैसे कि हमें पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरिया। प्रोसिपिस सिनेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरिया, प्रोसिपिस सिनेरिया। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। हो सकता है कि पिछली बार ये पूछा गया था प्रोसिपिस सिनेरियस के बारे में, हो सकता है आपको ये पूछा जाए 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था 10th के, कि खेजड़ी हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी, ठीक है। हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है तथा उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरिया, प्रोसिपिस सिनेरिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी 28 फेब को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है हमारे देश में पहला परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था तारापुर में। कहाँ किया गया था, तारापुर में। इसका आंसर होगा तारापुर, तारापुर। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये तीनों क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये दिया गया है हमारे पास एक समीकरण जिसे हमें करना है संतुलित। उससे पहले हम चलते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। देखिए स्टूडेंट, जो दिष्ट धारा होती हैं वह सदैव एक ही दिशा में गमन करती हैं, यानी उसकी दिशा क्या होती है, हमेशा एक ही होती है, यानी दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तथा प्रत्यावर्ती धारा है वो आवर्ती के अनुसार परिवर्तित होती है। फिर से सुनिएगा, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ये हो गया दिष्ट धारा जिसे हम डीसी भी कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा सदैव आवर्ती के अनुसार बदलती रहती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दिया गया है एक समीकरण जिसमें दे रखा है एल्यूमिनियम प्लस जल। देखिए एल्यूमिनियम और जल दे रखा है और ये बना Al2O3 और H2। देखिए एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ देखिए कितना है, 2। सबसे पहले इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 2 लिखा, एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, देखिए स्टूडेंट्स 3 है यहाँ ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, देखिए कुछ नहीं, एक ही है तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ऑक्सीजन 3 हो गया। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ 2 है हाइड्रोजन, और यहाँ देखिए कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब देखिए फिर से, यहाँ हमने लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 3। देखिए एल्यूमिनियम कितना हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सही है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितने हैं, 6, और यहाँ देख लीजिए कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे 3 ही हो गए ना, ये रहा 3। इसका मतलब हमारी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए Ca+H2O, यहाँ Ca कितना है,
एक। यहाँ देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए H2 यहाँ पे कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, और यहाँ 2 तो है ही, और ये क्या हो गए 2, यानी 2 2 कितने हो गए 4। यहाँ पे 2 है, इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितने हैं 2। अब देखिए चेक कर लीजिएगा, कैल्शियम कितना है 1, यहाँ भी कैल्शियम कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और यहाँ पे देख लीजिए कितने हो गए, ये हो गए 2 और ये हो गए 2, यानी 4 हो गए। तो हमारी अभिक्रिया समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए क्या पूरे, देखते हैं। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया हमने पढ़ी ली, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। इसे आप नॉर्मल वे में नहीं लेंगे, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।